अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 937वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एनआरसी के बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है। वो ऑडियो 1500 से ज़्यादा लोगों ने मुझे भेज दिए, 150 से ज़्यादा ने मुझे कॉल करके, अरे मौलाना इसकी वजाहत कीजिए, ये क्या मसला है, देखो लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो डर रहे हैं, बहुत सौ के दिल में खौफ पैदा हो रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। उसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे इतना अफसोस हुआ उन लोगों की अक्ल पर जो इसे सुन भी रहे हैं और इसको वायरल भी कर रहे हैं कि वाकई में भी हमारी कौम में जो अनपढ़पना है, जो जिहालत है, उसी जिहालत, उसी अनपढ़पन का फ़ायदा उठाकर ये कौम के अंदर जो बाबा लोग हैं ना, बाबा लोग बग़ैर डिग्री के, बग़ैर किसी सनत के कौम को नींबू हरी मिर्ची बेच के जो करोड़पति बन जाते हैं, वो हमारे इसी अनपढ़ और जाहिल पने का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि हम हैं अनपढ़ों की कौम, इतनी अक्ल नहीं है, इतना सेंस नहीं है हमको, इतनी हमारे अंदर समझ नहीं है। हालांकि मुझे इस्लाह मुआशरा का 937वां सबक चल रहा है, लेकिन कम से कम 100 मरतबा मैं अभी तक बोल चुका हूँ, अरे कोई भी मैसेज अगर आपके पास आ रहा है तो अल्लाह के वास्ते अंधे बहरे बनकर वो मैसेज दूसरे को मत भेजो। मगर लोग समझने को तैयार नहीं है, इतनी मर्तबा बोलने के बावजूद में भी। और यही वजह है हमारे आपस में जो बदगुमानियाँ हैं, ये गीबतें, ये चुगलियाँ, ये बोहतान, ये एक दूसरे क्यों तहकीक नहीं करेंगे। किसी ने किसी के बारे में लूज़ मोशन कर दिया, उसके ऊपर यकीन करके, भरोसा करके, फिर दूसरे के पास में जाके खुद लूज़ मोशन करते रहेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। अरे ये इंडिया है, एक डेमोक्रेटिकल मुल्क है, फ्रीडम है, यहाँ पे आज़ादी है, लिखने की, बोलने की, हर एक को आज़ादी है। एक अनजान इंसान ने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके चला दिया, लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का वो ऑडियो है, मुल्क के गृह मंत्री का वो ऑडियो है, किसी ऑफिसर का वो ऑडियो है, किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्सन का वो ऑडियो है। क्या इससे बढ़कर जाहिल, अनपढ़, कम पढ़ी लिखी कौम और दूसरी कौन सी हो सकती है। उनको खाली हिलाने के वास्ते में, मतलब काम पे लगाने के वास्ते एक ऑडियो काफ़ी है। बस एक ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड करके चला दिया, बस वो काफ़ी है ये कौम को जो है काम पे लगाने के वास्ते में। इतनी तो हमारी कौम जो है समझदार है। हमको समझना चाहिए, अरे भाई इंडिया है, ये आज़ादी है, यहाँ कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज सकता है। वो इसीलिए एक वाक़या मशहूर है, लतीफ़ा जोक, मैंने पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर के अंदर। वो इंग्लैंड से एक कुत्ता भाग के इंडिया में आ गया। अब इंडिया के कुत्ते मिले उसको, सब जो बेचारे पहले से दुष्कालग्रस्त थे, जिनके खुद के खाने पीने के वांदे चल रहे थे, उन्होंने बोला साला ये नया मेहमान आ गया, अब सब मिले उसको। उन्होंने बोला क्यों रे, इंग्लैंड छोड़ के क्यों आया रे? बोले तू इतना अच्छा अंग्रेज़ों का मुल्क, हर आदमी तमन्ना करता इंग्लैंड जाने के वास्ते में। वहाँ पे इतना फैशन, इतना मॉडर्नाइजेशन, इतने वहाँ पे बड़े बड़े पब है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े हब है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े सब है। वो सब छोड़ छाड़ के यार तू आया बोले इंडिया को। उसने बोला यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बोले इंग्लैंड के अंदर सब कुछ है, बोले फैशन है, मॉडर्नाइजेशन है, डांस है, धिंगाना है, डिस्को है, पब है, सब कुछ है बोले इंग्लैंड में। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भरमार है बोले वहाँ पे। लेकिन यार बोले मसला ऐसा है ना, वहाँ पे भोंकने की आज़ादी नहीं है। भोंकने की जो आज़ादी इंडिया में है, जो इंडिया में फ्रीडम है, वैसा फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। और मेरे अंदर जो है ना, इसी तकलीफ़ हो रही थी मुझे, मेरा दिल बोल रहा था
एक आधे चौक में बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के भोंक के पूरा वहाँ पे जो है वातावरण टाइट कर दूँ, मगर वहाँ जमरा नहीं था बोले मेरे को। फिर मैं इंडिया आ गया। अब यहाँ फ्रीडम है तो यहाँ मेरे को कोई रोकने वाला नहीं, चाहे रात में 2 बजे 4 बजे, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे फ्रीडम है ना बोले। यहाँ पे जो भोंकने की आज़ादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है बोले। ऐसा ही कोई कुछ भी बना के भेज सकता है यहाँ पे, क्योंकि भोंकने की आज़ादी है। तो कोई वो ऑडियो क्लिप, क्योंकि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, उसका जो चौथा स्तंभ है, चौथा पिल्लर है, वही है बोलने की आज़ादी। उसी के ऊपर डेमोक्रेसी टिकी हुई आज़ादी है। तो बेचारे को भी आज़ादी है, जिसने लूज मोशन करके पूरी गंदगी फैला के रखा, उसको भी आज़ादी है। पर प्रॉब्लम ऐसा है कौम का, मैंने देखा हूँ जब भी ऐसे कुछ मसले आते, अक्सर लोग वो या तो फ़ोन करते या मैसेज पे मैसेज करते, अरे मौलाना मौलाना फुलाने ने लूज मोशन करके पूरी गंदगी फैला के रख दिया, अब ज़रा थोड़ा सा पोछा मार दो वहाँ पे। और इससे पहले कई मसलों में ऐसा हो चुका है। वो बॉम्बे के अंदर एक को टैक्सी के अंदर कोई बेचारा ड्राइवर मिल गया था, यानी ज़िंदगी में पहली बार टैक्सी में बैठा, ये साइन से लेके इसको पता नहीं कहाँ जाने, दादर के स्टेशन जाने का था, वहाँ क्या वहीं बाजू में, लेकिन उतनी देर में उसका 3,000 तक बिल भी हो गया। और टैक्सी वाले ने बोला अब नहीं रोकता बोले मैं टैक्सी। देखो उन्हें एक मन घड़त, मतलब आज़ादी थी, लूज मोशन करके पूरा हग के पूरी गंदगी फैला के रख दिया। और मैसेज पे मैसेज करने के बाद फिर हमने क्या किए, एक थैला जो है पानी में भिगा के पूरा पोछा मार के दूसरे दिन सबक भेजे उसके ऊपर कि हम रात दिन मुंबई के जाने आने वाले हैं। 2-2 3-3 बजे रात को हमने वहाँ पे टैक्सियों में, लोकल में, बसों में, गाड़ियों में सफ़र किए। पूरी ज़िंदगी में हमको कभी वो वाक़या पेश नहीं आया। पर ये बेचारा लाइफ में पहली बार बैठ गया था गलती से किसी कार में, किसी टैक्सी में, तो एक वाक़या भी घड़ डाला इसने। उसके बाद में वो दूसरा वाक़या कुर्बानी की खालों का चला दिए सोशल मीडिया पे। साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है, इसीलिए बोले खालों के रेट और चमड़ों के भाव गिराए जा रहे हैं। बना दिए कुछ लोगों ने वो भी मैसेज, इसलिए खालों को दफन करो और मदरसे वालों को पैसे दो। अब फिर लोग लग गए इस्लाह मुआशरा के नंबर पे कांटेक्ट करने में, और मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल, मौलाना इसकी वजाहत करो, खालों को दफन करना है या फिर मदरसों में देना है। हमने पूरी तहकीकात किए तो पता चला नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये जो व्यापारी है, ये जो ताजिर लोग हैं, बेचारे परेशान हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वो चाइना शिफ्ट हो चुकी है, वहीं पे उनका प्रोडक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो खाले कौन ख़रीदेगा। सब चाइना शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर दिया, उसकी वजह से रेट डाउन हो रहे हैं, ये मालूम ही नहीं है, लेकिन घड़ दिए थे अपनी तरफ से। फिर हमको वजाहत करना पड़ी, फिर थैला भिगा के फिर पोछा मारना पड़ा, ऐसा मत करो। चमड़े के कारोबार में सब छोटे गरीब मुसलमान उसके अंदर है, इसलिए जिस तरीके से अभी तक अपनी खाले, अपने चमड़े मदरसों को देते आ रहे हैं, आज भी अपनी खाले, अपने चमड़े जो है वो मदरसों को ही दो। और लूज मोशन करने वाले ने तो पूरा जो है पिर पिरा के पूरी गंदगी फैला दिया था। फिर हमको इसकी वजाहत इस तरीके से करना पड़ी। अब ये एनआरसी का मसला, अब इसमें भी किसी के पेट में गड़बड़ी हो रही थी। अब गड़बड़ी के अंदर हजरत लूज मोशन के पेशेंट बन के उन्होंने पूरी गंदगी छोड़ दी है बाहर, वो पूरा पाखाना फैल गया चारों तरफ। अब पूरी कौम उसकी बदबू सूंघ रही है। फिर हमको जब पता चला और लोग रिक्वेस्ट करने लगे, फिर वापस से हमको थैला भिगा के पूरा पोछारा मारना पड़ा वहाँ पे। और वो जो एनआरसी का पोछा है, ज़रा बता देता हूँ मैं आपको, नहीं तो अंधे बहरे बनकर वो मैसेज जो सिर्फ आसाम के बारे में है पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है। अरे भाई, वो मैसेज आसाम के बारे में है, वो सारे कानून आसाम के लिए है। और वो क्यों है? बांग्लादेश आज़ादी के बाद में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश कोई मुल्क नहीं था, उस इलाके के पूरे बॉर्डर वगैरह जो थे वो सब खुले हुए थे।
अब वो बंगाली लोग जो है मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आसाम में आते थे, क्योंकि आसाम वालों के पास में मजदूर नहीं थे चाय के बागों वगैरह के अंदर काम करने, खेती बाड़ी के लिए ये लोग आते थे वहाँ मजदूरी करने के लिए। अब 1971 के अंदर बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। अब वो अलग मुल्क बनने के बाद में ये बेचारे जो मजदूरी करने वाले बंगाली थे आसाम के अंदर रुक गए। अब बहुत सारे ऐसे भी जो बंगाली थे उन्होंने देखे कि भाई बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन रहा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के आसाम शिफ्ट हो गए। और उस ज़माने में ये जो जंग के हालात थे, हालात की वजह से इंदिरा गांधी ने इस बात की परमिशन दे दी थी कि जितने भी बांग्लादेशी वो इंडिया में आके रहना चाहते हैं वो बॉर्डर के स्टेट्स में आके रह सकते हैं। तो बेचारे लाखों बल्कि करोड़ों कहूँ तो उसमें मुबालिगा नहीं होगा, इंडिया के अंदर आके रहते थे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करा दिया, उसको एक मुल्क बना दिया, तो फिर एक कानून नाफिज किया गया कि भाई 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग आसाम के अंदर रहते थे वो तो ओरिजिनल इंडियन ही है, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए थे जिनको सहारा दिया गया था, अब उनकी जिम्मेदारी ये है भाई तुम्हारे ऊपर एहसान किया गया है, तुम्हारे मुल्क में हालात ख़राब थे तो पड़ोसी ने अपने घर में तुमको जगह दी, अब तुम्हारा अपना ख़ुद का मुल्क बन गया है तो तुमने पड़ोसी का घर खाली करके अपने घर में चले जाना। तो उसके बाद में फिर ये मसला खड़ा हुआ कि भाई जो लोग अब आए हुए हैं वो अपने मुल्क को वापस चले जाए, तुम्हारे मुल्क को चले जाओ, अब तुम्हारा मुल्क सेफ हो गया, बल्कि ख़ुद का तुम्हारा एक मुल्क तुमको बना के दे दिया, अपना सेपरेट घर बांध के अब तुमको दे दिए। पहले घर नहीं था तुम्हारे पास, अब तुमको बांध के दे दिए, तो तुम अपने घर में चले जाओ। तो उसके बाद में क्या हुआ, 25 मार्च 1971 के बाद में जो लाखों लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए थे आसाम में, वो तो चले गए वापस, उसके बावजूद लाखों ऐसे थे वो वापस नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं हम लोग यहीं रहेंगे। तो फिर उस वक्त से लेके आज तक आसाम के जो लोकल लोग हैं उन लोगों की गवर्नमेंट से ये मांग थी, बोले भाई देखो इनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इनके बेचारों के जान को ख़तरा था, हमने अपने घर में जगह दिए थे, ये आए हमारे घरों में रहने लगे, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग ओरिजिनल 71 से पहले यहाँ रहते थे ठीक है, हमको उनसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन 71 के बाद जब तुम्हारा ख़ुद का घर बन गया फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको वापस भेज दो। उसके लिए एनआरसी का कानून बनाया गया, नेशनल रजिस्टर सिटीज़न उसको कहते हैं। इसके लिए ये चीज़ लागू की गई कि 71 के बाद जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ पे रहने का हक़ नहीं है, और 2014 के अंदर ये लागू किया गया पूरे स्टेट के अंदर। तो ये जो मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है ये उसके ताल्लुक़ से है, ये उससे मुताल्लिक़ है। लेकिन कौम जाहिलों की, अनपढ़ों की, अंधे भैरों की, इनको तो खाली मैसेज की ज़रूरत है बस, उसके बाद में फिर सुम्मा व उमियाना बनकर। और अफसोस की बात है जिस कौम को 1450 साल पहले कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि अरे अंधे भैरे मत बनो, किसी ने इस तरीके से आके लूज मोशन का ढेर कर दिया उसको सूंघते मत बैठो और दूसरों को भी मत सूंघाओ बगैर तहकीक के, तो भी वो कौम समझने को तैयार नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मुसलमानों थोड़े से एजुकेटेड बनो रे, थोड़े से एजुकेटेड बनो, थोड़ा टाइम निकालो, वक्त फारिग करो, पढ़ना लिखना सीखो। आज का ज़माना एकदम सादा सिंपल आसानी वाला ज़माना है। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना वो छिचोरापन करने के लिए और एक दूसरे को खाली जोक्स और लतीफ़े भेजने के लिए नहीं है। उसके अंदर गूगल में जाओ और ये सारी स्टडीज़ करो, पढ़ो लिखो ज़रा, तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी। और इस तरीके से किसी ने मैसेज अगर आपको भेजा ना तो अंधे बहरे बनकर दूसरे को नहीं भेजेंगे फिर तुम। इसलिए दरख्वास्त करता हूँ मैं आप सब लोगों से, अपने अंदर तहकीक का मिजाज और तहकीक का मादा पैदा करो। अपने आप को इतना कच्चा मत बनाओ कि किसी ने कुछ भी आके आपके कान में धार मार दिया तो आपने बस उसकी बात पे यकीन कर लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड बनाओ और इसकी ज़रूरत है आज के ज़माने में।
और हम भी जो मुहिम चला रहे हैं कि भाई अपना इलेक्शन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना 10वीं का रिज़ल्ट, अपना बैंक में अकाउंट, ये इसलिए चला रहे हैं, हमने देखे कौम बेफिक्र है, बेफिक्र। इलेक्शन कार्ड ढंग से नहीं है कौम के पास में, वो एनआरसी को रख दो बाजू को, बैंक में अकाउंट नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, खाली बस अपना खाने का, पीने का, पैर फैला के बस सोने का बिस्तर के ऊपर, बस इसी को हमने ज़िंदगी समझ ली है। सुबह में 2 तोश, दोपहर में गोश, और रात को बेहोश। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मोहतरम दोस्तों मैच्योर्ड बनो, एजुकेटेड बनो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।